Well, in this video, we are going to study about the propagation of electromagnetic waves. इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो कैसे प्रोपेगेट करती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होती हैं। तो हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस तरीके की होती हैं, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये रही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आपको थोड़ा सा रिकॉल करना है। जो चैप्टर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा हुआ है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर, वो 1 सेकेंड में चली जाती है। हम जब कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो रिकॉल करनी है, मैं यूँ कहूँ कि आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम का जो बेसिक एलिमेंट में एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है और दोनों के बीच में एक चैनल या हम कहें मीडियम होता है। अब यदि हम रेडियो वेव से कम्युनिकेशन करते हैं, यदि हम कम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको याद रखना है कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो स्पेक्ट्रम है उससे ही हमें पता चलता है कि कौन सी रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेडियो वेव्स में आएगी। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स होती हैं या रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 गीगाहर्ट्ज से यदि हम घटाएं तो मैक्सिमम रेंज हो गया और जो मिनिमम रेंज होगी वो 3 किलोहर्ट्ज के आसपास होती है, राइट। सो ये हो गया। तो ये वेव्स, इस फ्रीक्वेंसी के वेव्स को हम बोलेंगे रेडियो वेव्स। तो देखिए, जब हम रेडियो वेव से कम्युनिकेट करते हैं तो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, राइट। ट्रांसमीटर की हेल्प से हम उसको भेजते हैं, ओके। और वो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, जो ट्रांसमीटर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो पैदा करता है और वो फिर स्पेस से, ये आपका जो चैनल है वो उस चैनल के थ्रू, क्योंकि चैनल में क्या क्या हो सकता है, वायर्स हो सकते हैं, फ्री स्पेस हो सकता है या ऑप्टिकल फाइबर्स हो सकती हैं। तो ये जो वेव है वो अपने चैनल से दूसरे एंड तक जाती है। पर होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसमीटर से जाती है तो जब वो सफ़र तय करती है ना, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज वेव्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो उनकी जो ताकत होती है आगे चलने की वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इसमें जो उसकी ताकत के कम होने का या उसकी जो प्रोपेगेशन कैपेसिटी के घटने के कई कारण हो सकते हैं कि वो कौन से मीडियम से जा रही है, ये हो सकता है, और वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ये भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम ये समझें कि जो हमारा चैनल है, जो मीडियम है अर्थ के, जैसे ट्रांसमीटर से जब रिसीवर तक आपकी वेव पहुंचती है तो उसमें यदि वो फ्री स्पेस से जा रही है फॉर एग्जांपल, तो हमें ये समझना होगा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है कितना रोल प्ले करता है एक वेव को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाने में। तो आपको जो बोर्ड के एग्जाम्स में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डिस्कस द रोल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस सवाल का जो जवाब है इसको देना हम अब शुरू करते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा टेबल नंबर 15.3 के ऊपर। सो ये रहा टेबल नंबर 15.3। तो इसमें आपको यदि सवाल आता है, डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, डिस्कस द रोल ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन यू विल आंसर इट लाइक दिस। इसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिसके थ्रू प्रोपेगेशन होती है वो ज़ीरो से लेकर 400 किलोमीटर तक होगा। जो अर्थ के, देखिए ये रहा अर्थ और अर्थ के ऊपर जो ये एटमॉस्फेयर है इसके थ्रू यदि कम्युनिकेशन होगा तो वो 0 से लेके 400 किलोमीटर तक होगा। दिस विल बी फ्रॉम 0 to 400 किलोमीटर। अब ये जो सरफेस है, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स जो बनेंगी, इसको हम कुछ डिवाइड कर देते हैं। देखिए आपने ध्यान से देखना, इसमें हम अलग अलग लेयर्स बनाएंगे। एटमॉस्फेयर में कुछ तहें होती है, तो पहले नेम ऑफ द लेयर, फिर उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट कितनी है,
एटमॉस्फेयर में, ये डिस्कस करेंगे। फिर वो कब एग्जिस्ट करती है, दिन में एग्जिस्ट करती है, रात में एग्जिस्ट करती है, दिन और रात दोनों में एग्जिस्ट करती है, और कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस बेसिस के ऊपर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स को बांट देंगे। तो सबसे पहले शुरू होगा ट्रोपोस्फियर। तो पहले 10 किलोमीटर तक की जो लेयर होगी उस लेयर का नाम होगा ट्रोपोस्फियर, और वो दिन और रात दोनों समय होती है, दिन में भी होती है और रात को भी होती है, और ये सबसे ज़्यादा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करती है, अप टू सेवरल गीगाहर्ट्ज़। तो पहली बात क्लियर होगी। एटमॉस्फेयर के पहले 10 किलोमीटर डिवाइड हो गए कि हम इस पहले 10 किलोमीटर का जो नाम रखेंगे उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलेंगे। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद जो अगला वाला जो पार्ट है उस सारे पार्ट को हम आयनोस्फियर बोलते हैं। इसको आयनोस्फियर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ आयोनाइजेशन होती है, इसलिए वहाँ आयन्स होते हैं, आयोनाइजेशन होती है, इसलिए हम उसको आयनोस्फियर बोलते हैं। और ये जो सारा आयनोस्फेयर है वो आगे 4 लेयर में डिवाइड हो जाता है, और इन चारों लेयर के अलग अलग काम होते हैं। अब देखिए, ये जो चारों लेयर्स होंगी वो होंगी डी, ई, F1 और F2 होंगी, ठीक है। इसमें जो डी लेयर होगी ना उसको ज़रा ध्यान से देखो, ये 65 से लेके 75 किलोमीटर तक होगी। पर आप ये बोलेंगे सर कि 10 किलोमीटर के बाद आगे 65 किलोमीटर तक क्या हुआ? तो ये जो ट्रोपोस्फियर है या स्ट्रेटोस्फियर है, इन किसी की भी शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, ये एक दूसरे की बाउंड्री में उसकी एग्जिस्टेंस थोड़ी बहुत रहती है कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो जो 65 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक जो विड्थ रहेगी, एक थिकनेस रहेगी एटमॉस्फेयर की, वो सिर्फ डे टाइम में एग्जिस्ट करेगी, और रात के टाइम में ये एब्जॉर्ब हो जाएगी, मींस एलिमिनेट हो जाएगी या डिसअपीयर हो जाएगी। तो इसका काम क्या है? क्योंकि यदि इसका कोई काम स्पेशल पर्पज़ है इसलिए हमने इसको अलग किया है। तो ये क्या करती है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो 3 तरीके की होती है। एक तो होती है लो फ्रीक्वेंसी, दूसरी होती है मीडियम फ्रीक्वेंसी, और तीसरी होती है हाई फ्रीक्वेंसी। इनको आपने ध्यान देना है। तो ये जो लेयर होती है डी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर है, ये क्या करेगा, जो ये कमज़ोर, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना उसकी एनर्जी भी कम होती है। यहाँ से समझना है आपने, E = H न्यू। तो यदि फ्रीक्वेंसी कम, इसका मतलब उसके पास एनर्जी कम है। तो थोड़ी एनर्जी वाली जो आपका सिग्नल होता है उसको जो डी लेयर है ये रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस फिर इसको कहाँ भेज देती है, अर्थ पर भेज देती है, ओके। बट जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है और हाई फ्रीक्वेंसी है, इसको वो सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है कुछ हद तक, सम डिग्री भी लिखा है आपने, एक कुछ हद तक उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और यदि थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो उसको आगे काट के आगे निकल जाएगी। अच्छा, यदि आप 75 किलोमीटर से आगे 100 किलोमीटर तक चले जाएं, ओके, तो इस पार्ट ऑफ द लेयर को, स्ट्रेटोस्फियर को हम क्या बोलते हैं, ई लेयर बोलते हैं, ओके। इसका फंक्शन थोड़ा अलग है। अच्छी बात यह है कि ये भी दिन में ही एग्जिस्ट करती है, और ये क्या करती है, सरफेस वेव्स को चलने में मदद करती है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हाई फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होंगी उनको भी रिफ्लेक्ट कर देती है। तो देखिए, लो फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स होंगी वो डी पार्ट से रिफ्लेक्ट हो गई, और जो ई पार्ट से क्या हुआ, जो ई है इसने क्या किया था, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया था। पर यदि उनकी एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हो, जैसे मान लो यहाँ ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो ये आगे को आसमान की ओर वेव छोड़ेगा, तो यहाँ से ये वेव डी से तो क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो पर वो ई से वापस फिर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएंगी, ओके। तो ये क्या करती हैं, सरफेस वेव्स के चलने में हेल्प करती हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देती हैं। यदि हम इससे आगे चलें 170 टू 190 किलोमीटर तक, ये जो नया बैंड बनेगा, इस बैंड को हम बोलते हैं F1 पार्ट ऑफ मीजोस्फीयर। तो ये आइनोस्फीयर का एक और पार्ट हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर के बाद, मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर एक ऐसी पट्टी होगी 170 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तक। अब आप पूछेंगे सर काम क्या करती है, तो ये देखो डे टाइम में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और रात जब होती है तो वो अपनी अगली लेयर के साथ मर्ज कर जाती है जो थर्मोस्फीयर में होती है। आइनोस्फीयर के कौन कौन से पार्ट हुए, एक स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा भी स्ट्रेटोस्फीयर, और मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, राइट। और ये जो F1 है जो मीजोस्फीयर में एग्जिस्ट करेगी,
170 से लेके 190 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करेगी, दिन में होगी, और रात को ये जो लेयर है वो F2 के साथ मर्ज कर जाएगी। ओके, तो इसका मतलब इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और ये पार्शली एब्जॉर्ब करती है। ये हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव्स होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और कईयों को जिनकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है उनको वो F2 तक जाने देती है, अगली लेयर तक जाने देती है। तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं इसको, ये लेयर हो जाएगी F1 जो रात को मर्ज हो जाएगी F2 में, और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को कुछ अब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी को F2 तक जाने देती है, राइट। तो लास्ट में जो लास्ट बैंड है F2 एक लेयर होती है जो थर्मोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, और इसका जो पट्टी है वो 250 किलोमीटर से लेके लास्ट बाउंड्री 400 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर की बाउंड्री तक जाती है। और ये इट एग्जिस्ट डे एंड नाइट, ये दिन और रात दोनों समय होती है। आपने गौर से क्या देखा, आपने ये देखा कि फर्स्ट लेयर जो है ट्रोपोस्फीयर की वो भी दिन और रात में होती है, और जो थर्मोस्फीयर की जो लास्ट लेयर है वो दिन और रात में एग्जिस्ट करती है। बाकी बीच वाले जो लेयर्स होती हैं वो दिन में एग्जिस्ट करती हैं, रात को जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं। काम इसका ये एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट करती है, इट एफिशिएंटली रिफ्लेक्ट्स द हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो F1 लेयर थी वो हाई फ्रीक्वेंसी को कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को जो है F2 लेयर तक पहुंचा देती है, और जो F2 लेयर होती है वो इस हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को वापस फिर ज़मीन पर भेज देती है। आपका रिसीवर उसको पकड़ता है और आपको कभी गाने सुनाता है, कभी आपको वीडियो दिखाता है, फिल्म दिखाता है, और जो आप चाहते हैं म्यूज़िक वो आप सुन लेते हैं। आपका जो वांटेड सिग्नल होता है उसको आपके तक पहुंचाता है। तो हम इसको यदि शॉर्ट में यदि रिवाइज करना चाहें तो हमारे पास ये तरीका है। ये देखिए, ये रहा हमारा अर्थ सरफेस और इसके किनारे ये रही हमारी लेयर्स। पहले यहाँ रहा जो फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर में, और ये जो आगे दो हैं ये स्ट्रेटोस्फियर है, इतना इतना पार्ट। तो ये सारा जो पार्ट है वो आइनोस्फियर रहा, आइनोस्फियर बटा स्ट्रेटोस्फियर में, मीजोस्फियर में, थर्मोस्फियर में। तो जो स्ट्रेटोस्फियर में दो लेयर होती हैं D और E, और मीजोस्फियर में एक लेयर होती है F1, और थर्मोस्फियर में एक लेयर होती है F2। तो जो स्ट्रेटोस्फियर, पहले हम बात करें कि जो ट्रोपोस्फियर होता है वो 10 किलोमीटर तक होता है, हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। और जो स्ट्रेटोस्फियर उसके दो पार्ट होते हैं, जो 65 से लेकर 75 किलोमीटर तक होता है वो D लेयर होती है। और हम यहाँ देख लें कि ये काम क्या करती है। ये देखिए यहाँ हम देखते हैं कि काम क्या करती है। तो ये रिफ्लेक्ट करती है, लो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर देती है, और मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और सिर्फ दिन में एग्जिस्ट करती है। ओके, और जो उसका अगला पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का जो दूसरा बटा धार है वो 100 किलोमीटर तक जाता है, और ये जो लेयर है वो दिन में ही एग्जिस्ट करती है, इस सरफेस वेव्स को चलने में हेल्प करती है, और हाई फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर देती है। और आगे आएगी हमारे पास F1 लेयर जो मीजोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, और वो 170 से 190 किलोमीटर तक जाती है, और सिर्फ दिन में एग्जिस्ट करती है, और पार्शली एब्जॉर्ब करती है हाई फ्रीक्वेंसी को, और अलाउ कर देती है टू रीच टू द F2। एंड फाइनली द लास्ट बाउंड्री ऑफ द आइनोस्फीयर इज अ थर्मोस्फीयर, और इस लेयर का नाम F2। ये 250 से लेकर 400 किलोमीटर की पट्टी के बीच में होती है, और ये एफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी जो वेव्स होती है उनको दोबारा फिर ज़मीन पर पहुंचा देती है, और स्पेशली रात के समय ये एग्जिस्ट करती है। रात के समय मोर एफिशिएंटली काम करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रांसमिट करती हैं, कैसे प्रोपेगेट करती हैं, ये समझ आया होगा। यदि कोई आपको सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।